हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोग 10 का डोज रोज़ सुबह 8 बजे डिस्कस करते हैं और 10 के डोज में 2022 के वो बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन दिया जाता है जिसमें से प्रश्न पेपर में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो CGL का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं 2022 CGL के आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। CGL के प्रश्न आप जानते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल के होते हैं, थोड़ा सा माइंड ज़्यादा हमें यूज़ करना होता है। और CGL का पेपर अप्रॉक्स दिसंबर में होना है, SSC GD का पेपर मार्च में होना है। तो हमें उस बेसिस पे अच्छी तैयारी करनी है जिससे कि पेपर में हम लोग अच्छा रिस्पांस दे सकें। और अच्छा रिस्पांस देने के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के लिए ही रोज़ सुबह हम लोग 10 बजे 10 का रोज़ सुबह 8 बजे 10 का डोज डिस्कस करते हैं। वो क्लास जो 10 का डोज है वो बेहतरीन होती है। उसमें से क्वेश्चंस 100% पेपर में जब रिपीट होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। तो हमारा लोगों का मेन टारगेट यही होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर के जो प्रश्न हैं हम लोग उनको अच्छे से सॉल्व कर लें। नया प्रश्न सबके लिए भी नया होगा, अगर आ गया तो आ गया, बाय द चांस की बात है। लेकिन जो पुराना प्रश्न होता है, जो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए होता है जो प्रश्न, वो सबके लिए पुराना ही होता है। और अप्रॉक्स बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर तैयार करके जाते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर पे अच्छा कमांड किए होते हैं वो सिलेक्शन ले ही लेते हैं, क्योंकि नया प्रश्न सब लोग छोड़ते ही हैं। सब लोग छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सभी लोग छोड़ के ही आते हैं, कहने का मतलब है नया प्रश्न सबके लिए नया होगा। अगर आप नहीं समझ पाए उसको तो कोई भी नहीं समझ पाएगा, ऐसा आप महसूस कर सकते हो। क्योंकि नया प्रश्न सबके लिए एक ही जैसा होता है, सबके लिए एक ही फील देता है वो भी, ठीक है। तो पुराने प्रश्नों पे हम लोग का मेन टारगेट होगा, क्योंकि CGL दिसंबर में होना है। अगर हम लोग रोज़ 10 पुराने प्रश्न पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न पढ़ डालेंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, फर्जी वाले प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। जो आसान प्रश्न होते हैं वो 10 के डोज में नहीं आएंगे। जो प्रश्न अच्छे होंगे, बेसिक, ये कह सकते हैं कि उनका कुछ लेवल अच्छा होगा, वैसे प्रश्नों को हम लोग 10 के डोज में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल प्रश्न आप लोग वैसे भी लगा लोगे। आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग में, क्लासेस में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, अपने आप जो भी कर रहे हो, आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो। चैप्टर वाइज पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस के लिए हम लेके आते हैं 10 का डोज। 10 का डोज बेहतरीन होता है, विश्वास करो। प्रीवियस ईयर पेपर से जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। तो इसलिए 10 के डोज पे आपको ज़्यादा कमांड करना है, एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझना है। अगर इस बेसिस पे कोई प्रश्न बन के आता है तो उस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करना है। मेन टारगेट हमारा यही होगा कि अगर ऐसे प्रश्नों के पैटर्न पर कोई प्रश्न बन के आए हमारे पेपर में तो उस पैटर्न का प्रश्न फिर छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए हमें उस प्रश्न को लगाना है। और हर पैटर्न का प्रश्न हम तभी डिस्कस कर सकते हैं जब पर डे हम प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के हम हर पैटर्न का प्रश्न डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज पढ़ने से सिर्फ चैप्टर पढ़ते हैं, टाइप वाइज पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पेपर क्या पूछता है। जब हम लोग 10 का डोज पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि पेपर क्या पूछता है। जैसे कि आप परसेंटेज बहुत पढ़े होंगे, रेशियो आप बहुत पढ़े होंगे, लेकिन शायद ही इस तरह का आपने प्रश्न अभी तक पढ़ा होगा। आपने परसेंटेज 2 बार पढ़ा होगा, 4 बार पढ़ा होगा, रेशियो 4-5 बार पढ़ा होगा, लेकिन उम्मीद कम है कि आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। और गारंटी ये है कि अगर इस प्रश्न को पढ़ा भी होगा तो इस मेथड से नहीं पढ़ा होगा जिस मेथड से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा टारगेट होगा कि पेपर के प्रश्न को कितनी आसानी से सॉल्व किया जाए। मेन टारगेट तो यही है ना। 10 के डोज का मतलब है कि जो पेपर में प्रश्न आया है उस प्रश्न को कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। कह रहा 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में, मतलब कोई एक फैक्ट्री है उसमें 400 कर्मचारी हैं। 400 कर्मचारी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात दिया गया है। मतलब पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात दिया गया 5:3 है। कह रहा फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। मतलब जितने 400 कर्मचारी हैं उनका 87.5% ही कर्मचारी रोज फैक्ट्री आते हैं। नियमित कर्मचारी का मतलब होता है रोज काम करने आते हैं और सारे कर्मचारी नहीं आते हैं।
यदि पुरुष का 92% कर्मचारी नियमित है, यदि पुरुष की जो संख्या का 92% कर्मचारी नियमित है तो महिला कर्मचारियों के नियमित का प्रतिशत बताइए। तो महिला कर्मचारी कितनी नियमित आती हैं काम करने, उनका प्रतिशत आपको बताना है। अब प्यारे बच्चों, मेरे माइंड में तुरंत जाता है कि हमें 5:3 दिया गया, हम जल्दी से पुरुष और महिला की संख्या निकाल लें। जब पुरुष टोटल नंबर ऑफ दिया गया है, वुमेन एंड मैन का टोटल नंबर दिया गया 400, तो खट से तुम्हारे दिमाग में यही बात जाएगी, सर जी रेशियो दिया गया, जल्दी से पुरुष और महिला की संख्या निकालो। संख्या निकालने के बाद महिला का पुरुष का 92% निकाल दो, टोटल का 87.5% निकाल दो, फिर जो बचेगा महिला का निकाल देना। इतना कैलकुलेशन करने में आपका 10 मिनट चला जाएगा। मेथड हमारा वाला सीखिए, ये जबरदस्त मेथड है, इससे प्रश्न सेकंड्स में होते हैं। चलिए समझिएगा हम लोग कैसे करेंगे। हमेशा नीचे जो है संख्या का रेशियो बनाते हैं, और संख्या का रेशियो आपको दिया गया 5:3। ये मैन का रेशियो है और ये वीमेन का रेशियो है, दोनों का रेशियो दिया गया। हमेशा नीचे संख्या का रेशियो बनाते हैं, बीच में हमेशा टोटल आता है, टोटल वाली वैल्यू। टोटल कितने परसेंट नियमित कर्मचारी हैं? देखो फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, मतलब टोटल का 87.5% जो महिला और पुरुष दोनों हैं वो कितने हैं? टोटल 87.5। तो टोटल में लिखो 87.5। मैन कितने नियमित हैं? 92% पुरुष कर्मचारी नियमित हैं, तो यहाँ पे 92% लिख दो। और महिला कर्मचारी कितना नियमित है, इसको x मान लो, मतलब हमें x की वैल्यू निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका गुणा इसमें करते हैं तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 5 9 45 1 46, प्लस का इसका गुणा इसमें करते हैं 3x बटे में इन दोनों का योग 5 3 8 बराबर में 87.5। इसका गुणा इसमें कर दो तो 8 5 40 का 0 हासिल लगेगा 4, 8 7 56, 4 60 का 0 हासिल लगेगा 6, 8 28 64, 6 70। बताइए कोई परेशानी है? फिर से कर लें। 8 5 40 का 0 हासिल लगेगा 4, 8 7 56, 56 और 4 60 का 0 हासिल लगेगा 6, 8 28 64, 6 70। यहाँ पे दशमलव लगा, जब दशमलव लगाओगे तो पीछे वाला 0 1 हट जाएगा। अब सुनिएगा 460 प्लस 3x बराबर 700। अब ये जो 460 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 460 को जब माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 240। 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 8 24, तो x का मान कितना आ गया? 80%। यही पूछा था कितने प्रतिशत महिला नियमित कर्मचारी हैं। देखिए कैलकुलेशन से भी बचे। हम लोग अगर लॉन्ग मेथड का बेटा आप इसका उपयोग करते इसको लगाने में ना, अगर आप पहले महिला और पुरुष कर्मचारी की संख्या यहाँ से निकालते, संख्या निकालने के बाद आप पुरुष का 92% निकालते, टोटल संख्या का 87.5% निकालते, फिर टोटल संख्या का जब 87.5% निकालते तो उससे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का माइनस करते, फिर वहाँ से पता चलता कितनी महिला कर्मचारी नियमित हैं, फिर उसको प्रतिशत में बदलते। इसके लिए कम से कम 5 मिनट चाहिए। और जो ये वाला मेथड है इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड चाहिए, और इस मेथड से बेहतरीन कोई मेथड नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करता है, आसानी से सॉल्व करता है। इस मेथड को बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, और आप देखोगे कि ऐसे प्रश्न हम लोग कहाँ कहाँ इस मेथड को कैसे कैसे प्रश्नों में उपयोग करते हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है बेटा। इस मेथड के ऊपर हमने ऑनलाइन में 2 क्लास बना रखी हैं, और हमने उस पर शायद थंबनेल में ये लिखा होगा, एक ही मेथड से हजारों प्रश्नों का सॉल्यूशन, एक ही मेथड से हजारों प्रश्नों का सॉल्व, ऐसा कुछ थंबनेल पे लिखा हुआ है। वैसे कोशिश रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में वो क्लासेस हम डला देंगे, तो आप ये देख लीजिएगा कि इस मेथड से हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे नियमित महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई? 80% आ गई। आगे बढ़ाया जाए, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। फिर एक बढ़िया प्रश्न, मतलब जो इस प्रश्न को हम ये कहेंगे कि ये नॉर्मल भी है और कठिन भी है, क्योंकि अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं तो ये हमारे लिए कठिन ही है, और जानकारी बहुत कम बच्चों की को होगी इसके बारे में। हमें उम्मीद पूरी है कि आपको कम जानकारी होगी ना, जानकारी कम होगी। चलिए क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट नंबर। देखिए जब हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो मैं भी नहीं समझ पाया कि ये क्या कह रहा है। हिंदी में जब मैंने इसको पढ़ा तो क्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सही है।
सही है क्या, क्या मतलब है? सही है तो संख्याएं तो सभी सही, कौन सी संख्या गलत लिखी हुई है? तो जब हम वहाँ गए तो हम ये नहीं समझ पाए कि सही संख्या का मतलब क्या है। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी इंग्लिश की लैंग्वेज पढ़ी, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर की बात कर रहा है। परफेक्ट नंबर होता क्या है हम उसकी बात बताते हैं। परफेक्ट नंबर की, जैसे कि कोई संख्या है, सबसे पहले हम उसके फैक्टर करें। कोई संख्या है, हम उसके फैक्टर करें, ठीक। फैक्टर के बाद हम मतलब फैक्टर का मतलब ये है कि हम कोई संख्या को सबसे पहले उससे ये बात कह दें कि जैसे कि कोई संख्या है, हम उसके पहले ये ज्ञात कर लें कि वह संख्या कितनी संख्याओं से विभाजित है, मतलब कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे हमने लिखा 6, तो हमने कहा 6 कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित है। तो आप बताओगे सर जी 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 6 इतनी ही संख्याओं से विभाजित है ना। हमने कहा 6 कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित है, तो आप बताओगे 6 जो है 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 6 से विभाजित है। तो परफेक्ट नंबर में, परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है? पहले आप ये ज्ञात करोगे कि संख्या कितने नंबर से विभाजित है, फिर जो संख्या आप ज्ञात कर रहे हो वही संख्या भी स्वयं से विभाजित होती है। जिस संख्या को आप ज्ञात कर रहे हो कि किस किस संख्या से विभाजित है, तो वह संख्या स्वयं से भी विभाजित होती है। तो उस नंबर को हम लोग नहीं लेते हैं, उस नंबर को हम छोड़ देते हैं और जितनी शेष संख्याएं होती हैं उनको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर अगर वही संख्या प्राप्त हो जाती है जिस संख्या को हम लोग ज्ञात कर रहे थे कि कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित है, तो वह संख्या क्या हो जाती है? परफेक्ट नंबर हो जाती है। क्या हमने बताया? सबसे पहले अगर आपको परफेक्ट नंबर ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको यह ज्ञात करना होगा कि वह संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित है। तो जैसे 6 था, 6 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो 6 स्वयं से विभाजित है। और जो स्वयं से विभाजित है उस संख्या को हम लोग छोड़ देते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। फिर जो शेष संख्याएं होती हैं उनका सम कर लेते हैं। सम करने के बाद अगर वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या के हम लोग ज्ञात कर रहे हैं कौन कौन संख्याओं से विभाजित है, तो वही संख्या क्या हो जाती है? परफेक्ट नंबर हो जाती है। बात समझ गए? क्या बताया कि सबसे पहले आप संख्या का ये ज्ञात करोगे संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित है, फिर वो जो स्वयं से विभाजित होगी उस संख्या को आप छोड़ दोगे, फिर जितनी संख्याएं बचेंगी उन संख्याओं का योग निकाल लेना। अगर योग उस संख्या के ही बराबर है, योग उस संख्या के ही बराबर है, तो वह परफेक्ट नंबर होगा। तो जैसे 6 हमारा परफेक्ट नंबर है, ठीक है, 6 हमारा परफेक्ट नंबर है। लेकिन हमारे ऑप्शन में यहाँ पे कुछ और दे रखा है। जैसे क्या रखा है? 10। अब 10 किससे विभाजित है? 1 से, 2 से, 5 से और 10 स्वयं से विभाजित है। और जो स्वयं से विभाजित हो उसको छोड़ देते हैं, शेष संख्याओं को जोड़ते हैं। 5 2 7 1 8, 8 10 बराबर तो आ नहीं रहा, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर ये जोड़ने पर 10 बराबर 10 हो जाता तब ये परफेक्ट नंबर हो जाता। जैसे अगला है 15। 15 को चेक करते हैं। 15 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है और 15 स्वयं से विभाजित है। जो स्वयं से विभाजित है उसको छोड़ देते हैं, शेष को जोड़ते हैं। 5 3 8, 5 3 8 1 9, तो ये भी नहीं आया 15, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 28 को फाइंड आउट करो। 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 7 से विभाजित है और 14 से विभाजित है और 28 स्वयं से विभाजित है। जो स्वयं से विभाजित होगा उसको परफेक्ट नंबर में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और अन्य संख्याओं को जोड़ते हैं। 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 1 28। देखो योग 28 के बराबर आ गया, तो परफेक्ट नंबर क्या हो गया? हमारा 28 हो गया। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया होगा सब कुछ। सबसे पहले संख्या का फैक्टर ज्ञात करना, फैक्टर ज्ञात करने के बाद जो संख्या का फैक्टर ज्ञात करते हैं वह स्वयं से विभाजित होती है, तो उस संख्या को छोड़ देते हैं। अन्य संख्याओं का सम करते हैं, अगर वह उस संख्या के बराबर आ जाता है तो वो हमारा परफेक्ट नंबर होता है। कोई डाउट भैया? बिल्कुल क्लियर है। चलें आगे बढ़ा जाए। आइए देखिए यहाँ पे कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सही संख्या? अभी हम निकाल के गए हैं 6 ही परफेक्ट नंबर है। जब 6 ऑप्शन में है और 6 को मैंने अभी ही निकाला है, सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने 6 को ही लिया था, इसको छोड़ देंगे 3 2 5 1
6, तो 6 क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। अब परफेक्ट नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सीजीएल ने पूछा है, फिर से पूछे जाने की संभावनाएं पूरी हैं। जितने भी पेपर इस साल होने वाले हैं उसमें परफेक्ट नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो परफेक्ट नंबर को आप कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। दिया गया है a और b दो ऐसी अभाज्य संख्या, मीन्स प्राइम नंबर है, a और b दो ऐसी अभाज्य संख्या हैं कि a इज ग्रेटर देन b, a जो है b से बड़ा है और उनका लासा एलसीएम 209 है, b स्क्वायर माइनस a का मान क्या होगा। ठीक है, a और b दोनों कैसी संख्याएं हैं, ये दोनों प्राइम नंबर हैं और a इज ग्रेटर देन b है। a और b का जो एलसीएम है, a और b का जो एलसीएम है वो कितना है, 209 है। अब भैया दो प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा नंबर्स का मल्टीप्लाई ही होता है, संख्याओं का गुणा, अभाज्य संख्याओं का गुणा लासा होता है, प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। मतलब अब यहाँ पे दो प्राइम नंबर, एक a है और एक b है, तो हम ये कह सकते हैं a और b का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, एलसीएम होता है। इस बात को माइंड में सेट कर लीजिएगा, जब भी प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है, अभाज्य संख्याओं का गुणा ही लासा होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों संख्याओं का अगर आप फैक्टर करोगे तो ये 19 गुणे 11 लिखा हुआ है और 19 और 11 दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, 19 और 11 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये कह सकते हो कि a जो है 19 है और b जो है 11 है। अब मेरे प्यारे बच्चे कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा सा ज़्यादा बुद्धिजीवी होंगे, वो बताएंगे सर जी अगर हम a को 11 कर दें और b को 19 कह दें, बिल्कुल नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसने एक बात और कह रखी है, a इज ग्रेटर देन b, मतलब a का मान जो है वो b से बड़ा होना चाहिए, इसलिए a 19 होगा और b 11 होगा। a का मान आ गया, b का मान आ गया। आपसे पूछा क्या है, b स्क्वायर माइनस a का मान बताओ, b स्क्वायर माइनस a मतलब 19, b स्क्वायर मतलब 11, 11 का स्क्वायर माइनस 19, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 102। देखिए आ गया आंसर। बढ़िया प्रश्न ये भी है। ये इस बार एसएससी जीडी का जो पेपर होने वाला है मार्च में, उसमें पूछा जा सकता है। एसएससी जीडी के पेपर में ऐसे प्रश्नों को रिपीट कर सकता है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? सबको समझ में आ रहा हो तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जितने प्रश्न आज की क्लास में लिए जाएंगे सब सीजीएल 2022 के पेपर के होंगे, क्योंकि सीजीएल का पेपर दिसंबर में होना है। टारगेट यही होगा कि सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी हम सब कुछ आपको पढ़ा दें। मतलब आपके जितने भी आने वाले पेपर हैं 10 के डोज से ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में फंसना चाहिए। मेरा टारगेट यही है। 100% उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे 10 के डोज से आपके पेपर में आने वाले हैं। आप बस मेहनत के साथ ऐसे ही लगे रहो और पढ़ते रहो, आपको कामयाबी मिलेगी। एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न, ऐसे प्रश्न को हम आसान कहेंगे, सीजीएल में इसको पूछना नहीं चाहिए। सीजीएल का बच्चा इतना कमज़ोर नहीं होता कि ऐसे प्रश्नों को सीजीएल के पेपर में पूछा जाए ना। सीजीएल पढ़ने वाले बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, ये उनके सेकंडों का खेल है। क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दिए होंगे बहुत सारे बच्चे। कह रहा 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? 6 bells begin to toll together and toll respectively at intervals of 3, 4, 6, 8 and 12 seconds. After how many seconds will they toll together again? मतलब ये इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक समय ऐसा आता है कि वे एक साथ बजती हैं, तो दोबारा वो समय क्या आएगा कि ये एक साथ बजेंगी। तो ऐसे प्रश्नों में जितने भी नंबर होते हैं, जो नंबर दिए जाते हैं 3, 4, 6, 7, 8, 12, ऐसी संख्याओं का हम एलसीएम निकाल देते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालिए, 3, ये 2 हो जाएगा, 2 3 6, ये 7, ये 2 चौको 8, ये 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए
3, 2 1 2, 3 7, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 से काट दीजिए, 3 1 3, 3 1 3, 7, 2, 3 1 3, 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 7, 7 से काट दीजिए, ये इसका एलसीएम निकाल दीजिए। चलिए सबका मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 2 दूनी 4, 42 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168 सेकेंड बाद वे दोबारा बजेंगी। आंसर आ गया, 168 सेकेंड बाद वे दोबारा बजेंगी। बहुत ही आसान प्रश्न, इसको एमटीएस के पेपर में पूछना चाहिए, जीडी के पेपर में भी नहीं पूछना चाहिए, एमटीएस के पेपर में ऐसे प्रश्नों को पूछा जा सकता है। बताओ कोई डाउट है? यूपी के किसी भी पेपर में ये पूछा जा सकता है। यूपी का आपका कोई भी पेपर हो, चाहे कांस्टेबल हो, एसआई हो, लेखपाल हो, टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, ऐसा कोई भी पेपर होता है यूपी में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन एसएससी में पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ी सी हंसी आएगी हमें। आपको भी हंसना चाहिए कि इतना आसान प्रश्न एसएससी में कैसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए, कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। तो बाबू सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। सभी कोण आपस में बराबर होंगे तो ऑल साइड्स भी इक्वल होंगी। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। त्रिभुज कोई भी हो, ट्रायंगल कोई भी हो, उसके अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज के अगर एरिया की बात की जाए, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? तो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज के पेरीमीटर की बात की जाए तो होता है 3a। जब हमें ऊंचाई निकालनी हो, ऊंचाई निकालनी हो तो होता है a/h = 2/√3। ये फॉर्मूला लगाते हैं, a/h = 2/√3 जब हमें ऊंचाई निकालनी हो। h हमारा क्या होता है? हाइट होता है। h हमारा हाइट होता है। चलो हमें ऊंचाई ही निकालनी है। वैसे a क्या होता है? हमारी a हमारा भुजा होता है। तो यहाँ पे देखो साइड देखो, प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा नहीं कहता, तब भी अगर ये कह देता कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर की है, तब भी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की ही होती, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, तो हम एक जगह पे 8 रख दें, 8/h = 2/√3। ये कटेगा 2 चौको 8, √3 का गुणा हो जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 4√3। है ऑप्शन में, ये देखिए 4√3। बताइए कोई डाउट है? ये इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। और एडवांस मैथ तो आपको आसानी से एक बात तो क्लियर ही हो गई होगी, एडवांस मैथ बेस्ड ऑन फार्मूलास। जब तक फार्मूला नहीं तैयार होगा एडवांस मैथ नहीं तैयार होगी। एडवांस मैथ के लिए फार्मूला मेन होता है, तो फार्मूले रटो जल्दी से। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, एक जो है क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। एक चतुर्भुज ABCD एक परिवृत्त निर्मित है। एक चतुर्भुज है और उसके ऊपर क्या निर्मित है? परिवृत्त निर्मित है। मतलब ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं? एक चतुर्भुज बनाते हैं। चलो ये हमने वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना दिया। ठीक, परिवृत्त है। परिवृत्त मीन्स होता है सरकम सर्कल, सरकम स्क्रिप्ट कह सकते हैं, सरकम सर्कल कह सकते हैं ना। एक परिवृत्त निर्मित है एक चतुर्भुज के बाहर। अब आगे क्या कहा? कह रहा है इसको हम कह देते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ABCD उसने कह रखा है। फिर कहा है एंगल DAB 100 डिग्री, DAB ये जो है 100 डिग्री का है। हाँ, आगे क्या कह रहा है? एंगल ADB, एंगल ADB। अब समझिएगा, ADB की बात किया, इसकी बात कर रहा है। एंगल ADB ये कितने डिग्री का है? ये है 35 डिग्री का। फिर क्या कह रहा है? एंगल CDB, एंगल CDB
बी, ये कितने डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है। ठीक, और कुछ कहा, एंगल DBC का मान ज्ञात कीजिए। एंगल DBC इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल DBC का मान ज्ञात करना है। ठीक, कोई बात नहीं, बहुत आसानी से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ आपके मन में कोई डाउट? अभी तो हमने जो क्वेश्चन ने दे रखा है हम उसकी वैल्यू सिर्फ रखे हैं। आगे अब आप कुछ बताना चाहते हो कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जल्दी से कुछ आपके मन में आ रहा हो तो आप बता सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि जब सर्कम सर्किल बना हुआ है एक, और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो इसके आमने और सामने कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब एक सर्किल बना हुआ है तो क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में, उसके आमने और सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये वाला 100 है तो ये वाला कितना होगा? 80 डिग्री होगा। कितना होगा? 80 डिग्री होगा। बात को ध्यान रखिएगा, अब समझिएगा। अब हम एक बात और करते हैं, देखो आंसर कितनी आसानी से आएगा। अब अगर बात की जाए तो ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है? ट्रायंगल है ना। तो अगर ये 80 है और ये 40 है तो 80 और 40 कितना हो गया? 120। बचा कितना? 60, क्योंकि ट्रायंगल के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। ट्रायंगल के अंतः कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला कोण 80 और ये वाला कोण 40, तो ये 80 और 40 कितना हो गया? 120। और तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री से 120 डिग्री घटा दोगे तो तीसरा वाला कोण निकल आएगा 60 डिग्री। आंसर आ गया आपका 60 डिग्री। अब ये 35, ये 45, ये 60, ये 100 और ये 35, तो ये वाला कितना होगा? 45। 100 और अच्छा हाँ 100, 75, ठीक सही। देखिए ये वाला 100 और ये वाला 35, तो ये वाला 45। देखो इन दोनों का योग कितना आएगा? 105, और इन दोनों का योग कितना आएगा? 75। जब इन दोनों को भी जोड़ोगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। जब वो एक सर्किल में बना हो चतुर्भुज, तो उसके आमने और सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला कोण वो 100 दे रखा था, तो हमने कह दिया कि अगर ये कोण 100 है तो ये कोण 80 होगा। 100 और 80 180, ये 80 और ये 40 तो 120। ये ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग 120 आ गया, तो तीसरा कोण 60 आ जाएगा। ये आपका आंसर जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ो, लगाओ जल्दी से इसको सभी लोग। लगाओ लगाओ जल्दी से, अलजेब्रा है ये, आसान है। चलिए आइए इसको समझते हैं। भैया हमसे पूछा क्या है? x + 1/x का मान बताओ। हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है कि जब x + 1/x = v हो तो x² + 1/x² का मान क्या होता है? v² - 2 होता है। और जब x - 1/x = v हो तो x² + 1/x² का मान होता है v² + 2। ये दोनों चीज़ें हमने आपको पढ़ा रखा है अलजेब्रा की क्लास में बेटा। और कहाँ पढ़ा रखा है? अलजेब्रा की क्लास जिन्होंने नहीं पढ़ी पढ़ लो। ऑनलाइन में हमने लगभग 13-14 क्लासेस पढ़ाई हैं, अच्छे लेवल की पढ़ाई हैं। CGL CHSL सब वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उससे ज़्यादा फिर अभी 2-4 क्लासेस और देनी है अलजेब्रा की, कुछ रुकी हुई हैं, उनको भी दे दिया जाएगा, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा दिया है। अब समझिएगा आपसे पूछा क्या है? ये पूछा है x + 1/x का मान पूछा है। दिया क्या गया? x⁴ - 79x² + 1 = 0। इस वाली वैल्यू को हम उधर भेज दें
तो x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 79x²। अब हम ये कह दें कि जो ये वाला इक्वेशन है इसको x² से भाग दे दिया जाए, तो ये x की पावर 4 को x² से भाग दो, प्लस 1 को x² से भाग दो, इक्वल टू 79x² को x² से भाग दो। जब इसको x² से भाग दोगे तो यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पे 1/x² बचेगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 79 बचेगा। ठीक है, सुनते जाइएगा। बस देखिए आंसर आ गया। आपने x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी निकाल ली? 79। आपको वैल्यू किसकी निकालनी? इसकी x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी, उसका मान होता है v। और होता क्या है? x² प्लस 1/x² इक्वल टू v² माइनस 2। फॉर्मूला क्या होता है? x² प्लस 1/x² इक्वल टू v² माइनस 2। इसकी वैल्यू आपको दी गई तो आप यहाँ पे 79 रख दो, ये माइनस का 2 इधर ले आओ, प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू v²। ये 81 हो जाएगा, उधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, v बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो इसी v का तो मान बताना था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। बताओ कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? हमने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, मुझे आंसर यहीं पे बना देना चाहिए था, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा सा 2 लाइन और एक्स्ट्रा जोड़ दी उसके साथ। इस वाले फार्मूले को उठा के उसके साथ हमने सॉल्व किया है, जिससे आपको समझ में आ जाए। वैसे जो बच्चे एसएससी की तैयारी ओरिजिनल में कर रहे हैं वो आंसर यहीं पर बता देते। वो क्या बताते जानते हो? क्या बताते? वो ये बताते कि सर जी इसमें x² प्लस 1/x² में 2 ऐड कर दीजिए और 79 में 2 ऐड कर दीजिए, तो ये वाला x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू 81 बन जाएगा। तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 9। बात वही है, चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे आप वैसे लगाओ, आपको जैसे समझ में आप वैसे लगाइए। हमने दोनों मेथड आपको बता दिया। कुछ बच्चे होंगे तो वो तो सॉल्व ही नहीं करेंगे, बिना सॉल्व करे ही टिक लगाएंगे ऐसे प्रश्नों पे, क्योंकि ये इतना कठिन नहीं था। सीजीएल 2022 के पेपर में पूछा गया। चलिए ये प्रश्न थोड़ा सा बेहतरीन है, एक बार पढ़ो। सीजीएल 2022 के पेपर का ये भी है। क्या कह रहा है? कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हो गई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था। मतलब ये पुराना मूल्य कितना था? पुराना मूल्य था पेट्रोल 82 रुपये में मिलता था, लेकिन नया मूल्य कितना आया? नया मूल्य क्या आया है? पेट्रोल की कीमत 82 थी, इसमें 5% की वृद्धि हो गई। पेट्रोल की कीमत में कितनी वृद्धि हुई? 5% की। तो 5/100 करो, देखो कितनी वृद्धि आ रही है। 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगेगा 1, 40 1 41 बटे में 100। जब डिवाइड करोगे तो 4.1 की वृद्धि आएगी। मतलब नया मूल्य कितना आ जाएगा? 82 प्लस 4.1, मतलब नया पेट्रोल की कीमत आ गई 86.1 रुपये प्रति लीटर, और पुराना मूल्य था 82 रुपये प्रति लीटर। समझ गए? कह रहा था पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। पेट्रोल के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 5% की। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था। वृद्धि से पहले 82 रुपये प्रति लीटर था। जब 5% की वृद्धि हुई तो पेट्रोल कितने में आ गया? 86.1 रुपये में आ गया। वृद्धि कितने की हुई है? 4.1 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। 4.1 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई। अब होता क्या है? आगे पढ़ो। एक आदमी एक महीने में 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है। एक आदमी एक महीने में 3045 किलोमीटर अपनी कार चलाता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। मीन्स 1 लीटर में 15 किलोमीटर उसकी कार जाती है। पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी? मतलब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो आपको अपने खर्च को बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन कितने रुपए बढ़ेगा ये आपको बताना है। अब समझिएगा, आप 3045 किलोमीटर चलते हो
और आपकी गाड़ी का एवरेज है 15 किलोमीटर प्रति लीटर, 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाती है, तो मतलब 15 दूना 30 और 15 तिया 45, 203 लीटर पेट्रोल लगेगा। कितने लीटर पेट्रोल लगेगा? 203 लीटर पेट्रोल लगेगा। भैया 3045 किलोमीटर चलते हो और 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाती है, तो 3045 को जब 15 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लीटर पेट्रोल लगेगा, 203 लीटर पेट्रोल लगेगा। अब 1 लीटर में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 4.1 रुपए की वृद्धि हुई है। तो इसमें जब 4.1 से गुणा कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मासिक खर्च में कितनी वृद्धि होगी, क्योंकि 82 तो आप खर्च करते थे, अब 86.1 खर्च करते हो। आपको वृद्धि बताना कि कितने रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे, तो कितने रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे? 4.1 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे 1 लीटर में। तो 203 लीटर में कितना खर्च करना होगा? 832 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन में ये देखिए, आप गुणा करके देख लीजिएगा, समझ गए। 1 लीटर 4.1 रुपए में बढ़ा है, 203 लीटर आप पेट्रोल फूंकोगे, मतलब 203 लीटर पेट्रोल आपका जलेगा ही जलेगा। तो 1 लीटर में 4.1 रुपए बढ़ा है, 203 लीटर में 832 पॉइंट कुछ रुपए की वृद्धि होगी। तो आपके खर्च में कितने रुपए की वृद्धि आई? 832 रुपए की। मैंने सॉल्व से बता दिया है। आप अगर इसको कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा करना चाहोगे तो और बड़ा हो जाएगा, आप कर सकते हो। आप जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन हमें आसान करना है, ठीक है, कठिन नहीं करना है। चलो आगे समझो, अगला आगे बताया जाए। चलिए एक और प्रश्न, ये तो बहुत आसान है, वर्क एंड टाइम का। कह रहा है ए एक काम को 16 दिनों में करता है। ए एक काम को कितने दिनों में करता है? 16 दिनों में। बी उसे 12 दिनों में करता है। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये हमारा टोटल वर्क होगा, और जो टोटल वर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? टोटल मनी, क्योंकि पैसा खर्च करना हमारे लिए आसान है। जो काम आसान होगा हम उसी से करेंगे। कार्य करना तो मेरे लिए कठिन है, काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं पैसा आसानी से खर्च कर सकता हूँ। तो चलो पैसे खर्च किया जाए आसानी से, और क्या। आओ, तो सबसे पहले खर्च करने के लिए मुझे अपनी कैपेसिटी पता होना चाहिए कि हम एक दिन में कितने रुपए खर्च कर सकते हैं। तो जब 16 से 48 को भाग करोगे, 16 तिया 48, 12 से 48 को भाग करोगे, 12 चौको 48, तो ये दोनों की कैपेसिटी आ जाएगी। मतलब ए जो है एक दिन में 3 रुपए खर्च कर सकता है, बी जो है एक दिन में 4 रुपए खर्च कर सकता है। मतलब ये इनकी कैपेसिटी है खर्च करने की, ठीक। अब क्या कह रहा है? उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन काम किया? मतलब बी शुरुआत से लेके आखिरी तक काम करता है और ए 4 दिन काम करके चला जाता है। तो हम ए को, मतलब हमारे पास 48 रुपए हैं, बी शुरुआत से खर्च करना शुरू करता है और तब तक खर्च करता रहता है जब तक 48 रुपए समाप्त नहीं हो जाते। लेकिन ए क्या करता है? 4 दिन रुपए खर्च करता है फिर चला जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ए ने कितने रुपए खर्च किया फिर चला गया। ए एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है? 3 रुपए खर्च करता है। कितने दिन खर्च किया? 4 दिनों तक। कितने रुपए खर्च हो गए? 12। आपके पास 48 रुपए थे, 12 खर्च हो गए, तो शेष कितने रुपए बचे आपके पास? 36 रुपए बचे। 36 रुपए बचे। अब ये पूरे के पूरे रुपए कौन खर्च कर रहा है? बी खर्च कर रहा है। तो बी को ये 36 रुपए खर्च करने हैं। बी एक दिन में 4 रुपए खर्च करता है, तो कितने दिन का समय लेगा? 9 दिन का समय लेगा। भैया ए और बी को हमने साथ में इसलिए काम नहीं कराया क्योंकि ए तो शुरुआत से लेके, बी जो है शुरुआत से लेके आखिरी तक काम कर रहा है ना, क्योंकि उसने कहा है काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन पर काम किया। मतलब बी जो है शुरुआत से आखिरी तक है, तो जो बीच में चला जा रहा है उसके रुपयों को माइनस कर दिया जाए, वो जितना खर्च किया उसको हटा दो, जो शेष बचेगा शुरुआत से लेके आखिरी तक तो वही खर्च करेगा ना। तो बी शुरुआत से आखिरी तक खर्च कर रहा था, तो आपको बताना था कि बी आखिरी तक कितने रुपए खर्च करेगा। तो आज के लिए इतना ही। 10 के डोज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर देना, लाइक कर
कर देना और कमेंट कर देना। आगे कल की क्लास में और बेहतरीन प्रश्न होंगे। इधर हम लोग CGL, CHSL, CPO, MTS, GD की ही क्लास डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न वहीं से लेने वाले हैं 2022 को लेके, क्योंकि जो पेपर होने वाला है SSC का, CPO का, CGL का, स्टेनोग्राफर में तो मैथ आनी नहीं है, और आपका GD होना है, CHSL होना है। तो इन सब पेपर के लिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारी क्लास से आ सकें। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।